नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जी के ट्रैकर पे। देखिए फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जो हमारी एक सीरीज़ है उत्तराखंड जीके एमसीक्यू सीरीज़, जिसमें हम पूरे उत्तराखंड जीके को एमसीक्यू के रूप में कवर कर रहे हैं और वो भी टॉपिक वाइज। हमने इसमें उत्तराखंड के जो सभी विभिन्न टॉपिक्स हैं उनको यहाँ पे कवर किया है, चाहे वो उत्तराखंड का इतिहास हो, उत्तराखंड का भूगोल हो, उत्तराखंड में शासन व्यवस्था हो, यहाँ के जंगल हो, यहाँ की नदियाँ हो, ताल हो, यहाँ की जनसंख्या से रिलेटेड, संस्थानों से रिलेटेड सभी एमसीक्यूज़ को हमने यहाँ पर टॉपिक वाइज कवर किया है। ये हमारा इस सीरीज़ का 41वां पार्ट है। अगर आपने इस सीरीज़ के प्रीवियस वीडियोस को नहीं देखा है, आप उनको प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। इसमें हम जिला परिचय को देख रहे थे और 12 जिलों के बारे में हम अभी तक पढ़ चुके हैं। आज हम 13वें जिले के बारे में बात करेंगे, देहरादून के बारे में। तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, देहरादून का गठन कब हुआ था? देखिए, देहरादून जिले का गठन बहुत बार पूछा जाता है। 1817 में इसका गठन हुआ था और जैसे मैं आपको हर बार बताता हूं, इसको लेकर कुछ वर्ष हैं जो आपको याद करने हैं। पहला, 1817 में देहरादून जिले का गठन हुआ। इसे एक संयुक्त जिले के रूप में गठित किया गया। पूर्ण जिला ये अभी नहीं था, इसे सहारनपुर मंडल में शामिल किया गया। ठीक है। इसके बाद 1825 में जो कुमाऊं डिवीजन था उसके अंदर इसको शामिल कर दिया गया। ठीक है। इसके बाद 1829 में इसे सहारनपुर मंडल से निकालकर मेरठ मंडल में शामिल कर दिया गया। 1871 में देहरादून को पूर्ण जिले के रूप में गठन इसका किया गया। तो अगर जिला गठन पूछेगा 1817 और अगर पूर्ण जिला पूछेगा 1871। उसके बाद 1975 में, ठीक है, यानी कि 104 साल के बाद 1975 में देहरादून जिले को मेरठ मंडल से निकालकर गढ़वाल मंडल में शामिल कर दिया गया। ये कुछ इंपॉर्टेंट वर्ष जो आपको देहरादून को लेकर याद करने हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है हमारा, उत्तराखंड में सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है? तो उत्तराखंड के अंदर सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला देहरादून है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर यहां पर हो जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार देहरादून की जो यहाँ पर साक्षरता दर थी ये 84.25% के करीब है, जो कि उत्तराखंड में सबसे ज़्यादा है। एक और चीज़ याद रखनी है, महिला साक्षरता में भी नंबर 1 पर कौन है? हमारा देहरादून। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, उत्तराखंड का सर्वाधिक नगरीकृत जिला कौन सा है? उत्तराखंड का सर्वाधिक नगरीकृत जिला और वह जिला जहां पे सबसे ज्यादा नगरीय जनसंख्या निवास करती है वो देहरादून है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। देहरादून के कुछ इंपॉर्टेंट नाम हैं, कुछ उपनाम हैं जो आपसे पूछे जाते हैं। कुछ प्राचीन नाम है, जैसे देहरादून का प्राचीन नाम माना जाता है पृथ्वीपुर। इसे आपको याद रखना है। इतिहासकारों के अनुसार देहरादून का प्राचीन नाम क्या था? पृथ्वीपुर। इसके अलावा देहरादून को शिव भूमि के नाम से जाना जाता है, इसे भी याद रखना। शिव भूमि, सैनिक नगर, लीची नगर, ये सारे नाम किसके हैं? देहरादून के हैं। जो ये लीची नगर वाला नाम है ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देहरादून को भारत सरकार के द्वारा लीची जोन घोषित किया गया है। तो ये क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है, देहरादून जनपद में स्थित प्राचीन 4 सिद्धपीठों में कौन सम्मिलित नहीं है? ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, आपसे सीधा यही प्रश्न बना था, क्योंकि हम जानते हैं देहरादून के अंदर दत्तात्रेय भगवान के 84 सिद्धपीठों में से 4 सिद्धपीठ देहरादून में है। ठीक है। इनमें से कौन उनमें चारों में शामिल नहीं है? राइट आंसर है ऑप्शन ए, भैरव सिद्ध उनमें शामिल नहीं है। ठीक है। एक है लक्ष्मण सिद्ध, माणक सिद्ध, मांडू सिद्ध और चौथे हैं कालू सिद्ध। ठीक है। तो भैरव सिद्ध उनमें नहीं आते और ये क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है। ठीक है। विंटर लाइन कार्निवल कहां मनाया जाता है? जो विंटर लाइन कार्निवल है ये स्विट्जरलैंड में मनाया जाता है। इसके अलावा ये उत्तराखंड के मसूरी में मनाया जाता है। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर यहां पर हो जाएगा। ठीक है। मसूरी को पर्वतों की रानी बोला जाता है। समुद्र तल से इसकी ऊंचाई कितनी है अगर आपसे ये पूछ लिया जाए तो समुद्र तल से मसूरी की ऊंचाई है 2005 मीटर। ठीक है, इसे भी आपको याद रखना है।
एक और चीज पूछी जाती है कि जो मसूरी का नाम पड़ा है ये किसके आधार पर पड़ा है, तो यहां पर मंसूर का पौधा अधिक मात्रा में पाया जाता है, उसी के नाम पर इसका नाम मसूरी पड़ा है। ठीक है, यानी कि मसूरी का नाम उसकी जो वहां पर उगती है एक वनस्पति, इसके नाम पर पड़ा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, मसूरी की खोज करने वाले कैप्टन यंग किस देश के थे? तो मसूरी की खोज कैप्टन यंग के द्वारा करी गई और ये किस देश के थे? तो ये आयरलैंड के थे। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर यहां पर हो जाएगा। ठीक है, इन्होंने मसूरी की खोज 1825 में करी। जो देहरादून की ऑफिशियल वेबसाइट है वहां पर आपको 1827 दिया गया है। ठीक है, तो आपको दोनों वर्ष याद रखने हैं, दोनों पेपर में पूछे जा सकते हैं। अगर दोनों आते हैं तो आप ऑफिशियल वेबसाइट के अनुसार 1827 को टिक कर सकते हैं। वैसे ज्यादातर आपको 25 देखने को मिलता है। ठीक है, 1827 में मसूरी की जो पहली इमारत थी मलिंगार होटल, वो बननी शुरू हुई थी और 1828 में बनकर तैयार हुई थी। तो हो सकता है पहली इमारत जब बनी उसके आधार पर वेबसाइट में इसकी स्थापना का या इसकी खोज का वर्णन वहां पर किया गया हो। तो बहरहाल आपको दोनों वर्ष याद रखने हैं और पहली इमारत का नाम क्या है? मलिंगार होटल। 27 में बननी शुरू हुई, 28 में बनकर तैयार हुई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, इनमें से किस नाम से मसूरी को नहीं जाना जाता है? तो इनमें से आपको बताना है मसूरी का उपनाम क्या नहीं है। देखिए, गंगोत्री यमुनोत्री का प्रवेश द्वार ये मसूरी को कहते हैं। पर्वतों की रानी ये भी मसूरी को कहते हैं। भारत का एडिनब्रा ये भी मसूरी को बोला जाता है। ठीक है, चारों धामों का द्वार हरिद्वार को बोलते हैं, जैसा हमने प्रीवियस बार भी देखा था। ठीक है, तो चारों धामों का द्वार ये हरिद्वार को बोलते हैं। इसके अलावा तीर्थों का द्वार भी हरिद्वार को बोलते हैं। तो वो नाम हरिद्वार के हैं, बाकी के आपके जो ये नाम हैं ये सारे उपनाम मसूरी के हैं। ठीक है, मसूरी स्थित लाल बहादुर शास्त्री प्रशासनिक एकेडमी की स्थापना कब करी गई थी? तो उत्तराखंड के अंदर आपको बहुत बार क्वेश्चन बनता है कि जो लबसना है, ठीक है, जहां पर जो आईएएस होते हैं उनकी ट्रेनिंग होती है, ये कहाँ है? तो ये आपके मसूरी में है। इसकी स्थापना 1 सितंबर 1959 को करी गई थी। ठीक है, कब होती है लबसना की स्थापना? 1 सितंबर 1959 को। ठीक है, और इसके साथ जो ये लाल बहादुर शास्त्री जी का नाम है ये कब जोड़ा गया, ये क्वेश्चन भी आपसे बनता है। जब इसकी स्थापना हुई तो ये एक राष्ट्रीय अकेडमी थी। 1972 में इसके साथ लाल बहादुर शास्त्री का नाम जोड़ दिया गया और इस संस्था का नाम क्या हो गया? लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय अकेडमी। ठीक है, अगले ही साल 1973 में इसके साथ ये प्रशासनिक शब्द भी यहां पर जोड़ दिया गया। तो इसको भी आपको याद रखना है। लाल बहादुर शास्त्री का नाम 1972 और प्रशासनिक शब्द 1973 में जोड़ा गया था। ठीक है, जो ये लबसना है ये आपके मसूरी देहरादून में है। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण संस्थान जो कि देहरादून में है जिसका नाम है इंडियन मिलिट्री एकेडमी। ठीक है, आईएमए भी देहरादून में है जिसकी स्थापना 1 अक्टूबर 1932 को हुई थी। तो इसको भी आपको याद रखना है, आईएमए को लेकर भी आपके प्रश्न बनते हैं। ठीक है, आईएमए की स्थापना की अगर हम बात करते हैं तो 1 अक्टूबर 1932 को इसकी स्थापना हुई। औपचारिक उद्घाटन इसका 10 अक्टूबर 1932 को हुआ। जो आईएमए है इसकी स्थापना चैटवुड बर्ड को दिया जाता है श्रेय, यानी कि जो फिलिप चैटवुड बर्ड हैं उनके द्वारा आईएमए की स्थापना करी गई थी। ठीक है, और इसीलिए जो आईएमए की मुख्य इमारत है उसका नाम भी क्या है? चैटवुड इमारत है। क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, उस इमारत का डिजाइन किसने बनाया है? तो डिजाइन आपको याद रखना है आर.टी. रसल के द्वारा वो डिजाइन बनाया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है हमारा, मसूरी नगर पालिका की स्थापना कब हुई थी? जो मसूरी नगर पालिका है ये उत्तराखंड की सबसे पुरानी नगर पालिका है और इसकी स्थापना 1842 में हुई थी। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर यहां पर हो जाएगा। ठीक है, ये पेपर में पूछा जाता है और कई बार पूछा भी गया है। एक और प्रश्न आपको यहां पर याद रखना है, ये जो मसूरी नगर पालिका है इसके द्वारा उत्तराखंड में इको टैक्स लगाया गया है। ठीक है, सबसे पहले इसी ने लगाया था। तो क्वेश्चन बनता है मसूरी नगर पालिका के द्वारा वाहनों के ऊपर इको टैक्स कब से लगाया गया है? तो ये लगाया गया है, डेट आपको याद रखनी है 21 सितंबर
2009। ठीक है, 21 सितंबर 2009 से मसूरी नगर पालिका ने वाहनों पर, जो भी वाहन वहां पर जाते हैं उनको एक टैक्स एक्स्ट्रा देना होता है जिसे इको टैक्स बोला जाता है। ठीक है, मसूरी को लेकर आपसे 2-3 प्रश्न और बनते हैं। जैसे आप सभी जानते हैं जो राज्य का पहला समाचार पत्र था जिसका नाम क्या था, द हिल्स। ठीक है, तो ये समाचार पत्र भी कहां से आता था, मसूरी से आता था। इस समाचार पत्र की शुरुआत भी 1842 से हुई थी और किसके द्वारा इसका जो ये पत्र था शुरू किया गया था, तो जॉन मैकेनिन उनका नाम था जिन्होंने इस पत्र को शुरू किया था। ठीक है, तो इनका नाम, वर्ष, पत्र का नाम, क्योंकि ये उत्तराखंड का पहला समाचार पत्र है। ठीक है, एक और चीज पूछी जाती है, मसूरी को विकसित करने का श्रेय किसको जाता है, तो जॉन मैकेनिन को ही मसूरी को विकसित करने का श्रेय जाता है और इन्हीं को फादर ऑफ मसूरी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, मसूरी के साथ एक घटना और जुड़ी हुई है जिसको लेकर आपसे क्वेश्चन बनता है। आप सभी जानते हैं मसूरी जो गोलीकांड हुआ था, कब हुआ था मसूरी गोलीकांड, ये हुआ था 2 सितंबर 1994 में। ठीक है, इसको भी आपको याद रखना है। ठीक है, 1 सितंबर 1994 को खटीमा गोली कांड हुआ था। उसी के विरोध में मसूरी में प्रदर्शन हो रहे थे जहां पर भी पुलिस ने गोलियां चलवा दी थी। ठीक है, तो मसूरी गोली कांड 2 सितंबर 1994। यहां पर कौन कौन शहीद हुए थे, तो यहां पर बेलमती चौहान, हंसा धनाई, इन 2 महिलाओं के साथ साथ टोटल 7 लोग यहां पर मारे गए थे। ठीक है, तो 2 महिलाएं भी याद रखनी है और टोटल कितने लोग थे, 7 लोग यहां पर शहीद हुए थे। इनके अलावा जो पुलिस के डीएसपी थे उमाकांत त्रिपाठी, वे भी, उनकी भी यहां पर मृत्यु हो जाती है। ठीक है, ये सारी चीजें आपको मसूरी को लेकर याद रखनी है। मसूरी को लेकर 2 वर्ष आपको और याद रखने होंगे। ये सारे एक्स्ट्रा फैक्ट को लिखते हुए चलें। मैं आपको एक चीज से जगह से रिलेटेड क्वेश्चन एक जगह पर यहां पर बता देता हूं जिससे आपको चीजों को जोड़ने में आसानी हो, आपको हर चीज पढ़ने के लिए पेजेस ना पलटने पड़े, सारी चीजें आपकी एक जगह पर आ जाएं। मसूरी को लेकर 2 वर्ष आपको और याद करने हैं। एक वर्ष है 1970 और एक 1843। ठीक है, 1970 में मसूरी रोपवे का निर्माण कब हुआ था। ठीक है, तो क्वेश्चन बनता है मसूरी रोपवे का निर्माण कब किया गया, 1970। और 1843 के अंदर मसूरी लाइब्रेरी की स्थापना करी गई थी। क्वेश्चन बनता है मसूरी स्टेशन लाइब्रेरी काफी पुरानी लाइब्रेरी है, कब बनी, 1843। ये भी पेपर में पूछी गई है। ठीक है, तो इतने सारे प्रश्न हमने एक सिंगल प्रश्न के एक्सप्लेनेशन में देखे। नेक्स्ट है हमारा, मसूरी वन्यजीव विहार की स्थापना कब करी गई थी। देखिए, जो मसूरी वन्यजीव विहार है इसकी स्थापना 1993 में करी गई थी। ऑप्शन सी हमारा यहां पे सही आंसर है। अगर हम इसके क्षेत्रफल की बात करें, जो ये मसूरी वन्यजीव विहार है इसका क्षेत्रफल है 10.82 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, और ये उत्तराखंड का सबसे छोटा वन्यजीव विहार है। तो आपसे प्रश्न बनेगा डायरेक्ट, उत्तराखंड का सबसे छोटा वन्यजीव विहार कौन है, तो वो है मसूरी वन्यजीव विहार। कब बना, 1993 में। ठीक है, मसूरी को लेकर एक वर्ष आपको और याद करना है, 1984। इसको भी यहीं पर लिख लीजिए। इस वर्ष में क्या हुआ, जो मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण है, ठीक है, मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण, ठीक है, इसका गठन भी 1984 में हुआ था। ठीक है, तो इनको भी नोट करते हुए चले। देखिए, अगर आप हमारे वीडियोस को रेगुलर फॉलो करते हैं और आप हर सीरीज को जो हमारी चलती है उसको सीरियसली फॉलो करते हैं, तो आप एक चीज को हमेशा नोट करेंगे, आपको एक टाइम के बाद नोट बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आपको सारी चीजें यहीं पर याद होते हुए चलेंगी। क्योंकि हम ज्यादा यहां पर रिवीजन पे फोकस करते हैं, एक भी चीज के बारे में जहां पर भी बात होती है उससे रिलेटेड A to Z जानकारी हम वहीं पर देख लेते हैं, ताकि आपका साथ साथ में आगे की स्टडी भी होती रहे और जो पीछे का है वो सारे फैक्ट आपको एक जगह पर दोबारा से रिवाइज भी आपके होते रहे। ठीक है, चलिए, तो इसीलिए आपको मैं कहता हूं कि आपको रेगुलर जो हमारी ये क्लासेस हैं इनको फॉलो करना है और इनसे आपको जो एक्स्ट्रा फैक्ट मिलते हैं उनको रिवाइज के तौर पर, और जो आपको नहीं पता है उनको नोट करते हुए चलना है। चलिए, नेक्स्ट है हमारा और एक प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, राज्य में जॉर्ज एवरेस्ट हाउस कहां स्थित है। तो राज्य के अंदर जॉर्ज एवरेस्ट हाउस ये मसूरी में है। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है और ये प्रश्न एक प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। ठीक है,
जो जॉर्ज एवरेस्ट थे, ठीक है, भारत के सर्वेयर थे, इन्हीं के नाम पर माउंट एवरेस्ट का नाम एवरेस्ट पड़ा है। उससे पहले तो उसे चोटी 15 बोला जाता था, ठीक है, इन्हीं के नाम पर उसका नाम क्या पड़ा, एवरेस्ट पड़ा, ठीक है। जो जॉर्ज एवरेस्ट थे ये 1830 के अंदर, जब 1830 का वर्ष आया तो जो भारतीय सर्वेक्षण विभाग है उसके ये महासर्वेक्षक नियुक्त हुए, ठीक है। 1832 में इन्होंने अपना एक कार्यालय मसूरी में खोला और उसी को हम कहते हैं जॉर्ज एवरेस्ट हाउस। कब खोला था, 1832 में, इसे भी आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, देहरादून की कौन सी विधानसभा सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। देखिए देहरादून के अंदर विधानसभा की टोटल 10 विधानसभा सीटें हैं। कितनी सीटें हैं, 10। इन 10 में से 8 सीटें जनरल कैटेगरी के लिए हैं, 1 सीट एससी के लिए है और 1 सीट एसटी के लिए है। तो इनके नाम आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है। जो सीट एससी कैटेगरी के लिए रिजर्व्ड है, ठीक है, अनुसूचित जाति के लिए, वो है आपकी राजपुर, ये एससी के लिए है, और एसटी के लिए आपकी चक्राता है। तो ये दोनों प्रश्न आपको याद करने हैं। जल्दबाजी में क्या होता है कि जैसे ही क्वेश्चन में आया अनुसूचित जाति की आरक्षित सीट देहरादून की बताइए, तो ज्यादातर स्टूडेंट चक्राता को पढ़े रखते हैं। चक्राता अनुसूचित जनजाति के लिए है, ठीक है, ये एसटी के लिए है, ये एससी के लिए है। इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, यहां पर राजपुर, ठीक है। टोटल कितनी विधानसभा सीटें हैं, हमने देखा देहरादून में 10 हैं। अगर हम देहरादून के अंदर ब्लॉक्स की बात करें, देहरादून में ब्लॉक कितने हैं, तो ब्लॉक की संख्या है 6, और अगर हम तहसील की बात करते हैं तो इनकी संख्या है 7, ठीक है। देहरादून नगर पालिका का गठन कब हुआ था। देखिए देहरादून नगर पालिका, इसका गठन हुआ था 1867 में, ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा। और देहरादून नगर पालिका को नगर निगम बना दिया गया था 1998 में, ठीक है। इसको भी याद करना है और इसको भी याद रखना है, ठीक है। देहरादून स्थित रामपुर मंडी के पास यमुना में कौन सी नदी मिल जाती है। रामपुर मंडी के निकट यमुना नदी में कौन सी नदी आकर मिल जाती है, राइट आंसर है आसन नदी। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर यहां पर हो जाएगा, ठीक है। आसन नदी देहरादून में बहने वाली एक प्रमुख नदी है और यमुना की ये एक महत्वपूर्ण सहायक नदी है, ठीक है। कहां पर होता है इसका संगम यमुना के साथ, क्वेश्चन बनेगा तो आप बताएंगे रामपुर मंडी, ठीक है। अगर हम आसन नदी की बात करें तो आसन नदी पर ही आप जानते हैं आसन बैराज आपका बना हुआ है। कब बना था आसन बैराज, ये आपके 1967 में बना था। ये क्वेश्चन पेपर में बनता है कि आसन बैराज का निर्माण कब किया गया, तो ये किया गया 1967 में। आसन बैराज के ऊपर जो जलाशय वहां पर बना हुआ है, उस जलाशय को आसन जलाशय या फिर ढालीपुर झील के नाम से भी जाना जाता है। इसको भी आपको याद रखना है, ठीक है। ये तो हमने बात करी आसन बैराज की। अगर आपसे पूछा जाए आसन संरक्षण आरक्षित क्षेत्र ये कब बना, उस समय तो बैराज बना था। आसन संरक्षण आरक्षित क्षेत्र की अगर हम बात करें तो इसे 2005 में बनाया गया था, और 2020 में जो आसन संरक्षण आरक्षित क्षेत्र है इसको रामसर की सूची में शामिल कर दिया गया, ठीक है। तो 3 वर्ष याद करेंगे, 1967 में आसन बैराज बना, 2005 में आसन वेटलैंड संरक्षण आरक्षित क्षेत्र बना, और 2020 में यह रामसर सूची में शामिल हो गया, ठीक है। ये तीनों वर्ष आपको याद करने हैं। अगर हम बात करें और अन्य नदियों की, क्योंकि हमने यहां पर नदी के बारे में बात करी, जो यहां पर आपकी अन्य नदियां हैं, जैसे सोंग नदी की बात करें, सोंग नदी को लेकर भी क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। सोंग नदी किसकी सहायक नदी है, तो सोंग नदी जो है ये गंगा की सहायक नदी है, ठीक है, इसको याद रखना। और जो राय वाला है देहरादून में, यहां पर ये आपके गंगा के साथ मिल जाती है, ठीक है। सोंग की कुछ इंपॉर्टेंट सहायक नदियां हैं इसकी, ये खुद गंगा की है लेकिन इसकी भी सहायक नदियां हैं। कौन कौन सी, एक है आपकी सिसवा, ठीक है, सिसवा, और इसके अलावा बाल्दी। ये दोनों सहायक नदियां किसकी हैं, सोंग नदी की। और जो ये सिसवा है इसकी भी 2 सहायक नदियां हैं जो आपसे पूछी जाती है पेपर के अंदर। कौन कौन सी वो 2 सहायक नदियां हैं, एक है आपकी रिस्पना, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और एक है आपकी बिंदाल। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सोंग किसकी है, गंगा की, इसकी 2 हैं, और फिर सिसवा की भी 2 हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको याद रखने हैं, ठीक है। पूछा जाता है रिस्पना किसकी सहायक है, तो आप बताएंगे सिसवा की है, और सिसवा किसकी है, सोंग की है, ठीक है। नेक्स्ट है
राजाजी राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कब की गई थी? देखिए, जो राजाजी राष्ट्रीय उद्यान है इसकी स्थापना 1983 में करी गई थी। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे सही आंसर होगा। 3 वन्यजीव विहार थे हमारे पुराने टाइम पर। एक था मोतीचूर वन्यजीव विहार जो 1935 में बना, एक था आपका राजाजी वन्यजीव विहार जो 1948 में बना, और एक था आपका चीला वन्यजीव विहार। ठीक है, ये बना आपके 1977 में। इन तीनों को मिलाकर एक नेशनल पार्क का गठन किया गया 1983 में और नाम रखा गया राजाजी नेशनल पार्क। ठीक है, इसको आपको याद करना है। क्वेश्चन बनता है किन किन को शामिल किया गया था, तो मोतीचूर, चीला और राजाजी को शामिल किया गया। ठीक है, इस राष्ट्रीय उद्यान का नाम जो ये राजाजी रखा गया है किसके नाम पर रखा गया है? बहुत बार ये क्वेश्चन पेपर में बना है। तो इसका नाम जो चक्रवर्ती सी राजगोपालाचारी थे उनके नाम पर इसका नाम राजाजी रखा गया है। ठीक है, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान की अगर हम क्षेत्रफल की बात करें तो 820 वर्ग किलोमीटर के लगभग इसका पूरा क्षेत्रफल है। ठीक है, इसे आपको याद करना है। इसका फैलाव कितने जनपदों में है? तो राजाजी नेशनल पार्क आपके 3 जनपद देहरादून, पौड़ी और हरिद्वार में फैला हुआ है। इसे भी आपको याद करना है। 2015 में राजाजी नेशनल पार्क को टाइगर रिजर्व घोषित कर दिया था। ठीक है, उत्तराखंड का दूसरा टाइगर रिजर्व। देहरादून स्थित FRI को किस वर्ष विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया? कुछ दिन हमने जो उत्तराखंड के शिक्षण संस्थान थे उनके बारे में बात करी थी, वहां पर भी हमने इस प्रश्न को देखा था। तो अब आपका यहां पे दोबारा से रिवीजन हो जाएगा। जो FRI है इसे विश्वविद्यालय का दर्जा 1991 में दिया गया था। ठीक है, ऑप्शन बी हमारा यहां पे सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसको लेकर कुछ इंपॉर्टेंट आपके फैक्ट बनते हैं, उनको यहां पर जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। देखिए, 1864 के अंदर भारत में वन विभाग की स्थापना हो जाती है। क्वेश्चन बनेगा भारत में वन विभाग की स्थापना कब होती है? 1864। इस वन विभाग का महानिरीक्षक किसको बनाया जाता है? उसका नाम था डिट्रिच ब्रैंडिस। ठीक है, ये इसका वन विभाग का महानिरीक्षक बनकर आया। इसी डिट्रिच ब्रैंडिस की सलाह पर 1878 में भारत का पहला वन महाविद्यालय देहरादून में खोला जाता है। तो क्वेश्चन बनेगा किसकी सलाह पर खोला गया? डिट्रिच ब्रैंडिस। कौन था वो मैंने आपको बता दिया, महानिरीक्षक भारत वन विभाग का। ठीक है, 1878 में जो देश का पहला वन महाविद्यालय था वो खुला, उसका नाम रखा गया फॉरेस्ट स्कूल ऑफ देहरादून। ठीक है, फिर इसका नाम 1884 में बदल दिया गया और रख दिया गया इंपीरियल फॉरेस्ट ऑफ स्कूल। ठीक है, इसको भी याद रखना है। इसके बाद 1906 में इसका नाम दोबारा से बदला गया। अभी तक ये स्कूल था, अब ये एक रिसर्च इंस्टीट्यूट हो गया। 1906 में इसका नाम इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कर दिया गया। ठीक है, और उसके बाद ये आज़ादी के बाद इसका नाम इंपीरियल हटाकर खाली इंडियन फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कर दिया गया। इसीलिए जब आपको FRI की स्थापना पूछी जाती है तो आपको 78 नहीं पूछा जाता, 84 नहीं पूछा जाता, आपसे 1906 पूछा जाता है, क्योंकि ये इंस्टीट्यूट रिसर्च इंस्टीट्यूट कब बना था? 1906 में। ठीक है, इसीलिए आपको इसकी स्थापना वर्ष क्या याद रखनी है? 1906। पूरी स्टोरी मैंने आपको बता दी, ये सब आपको याद करना है, पूछा जाता है। इसे विश्वविद्यालय का दर्जा 1991 में दिया गया था। ठीक है, FRI को लेकर आपसे 2-3 प्रश्न और बनते हैं। जो FRI का मुख्य भवन है या मुख्य गेट है उसका नाम क्या है? तो FRI के मुख्य गेट का नाम ब्रैंडिस गेट है। ठीक है, उसी के नाम पर रखा गया है जिसकी सलाह पर यह बना था। ठीक है, जो FRI का मुख्य भवन है वो किस शैली में बना है? तो ग्रीक और रोमन शैली में वो बना हुआ है, जिसको किसने बनाया था? CG ब्लूमफील्ड के द्वारा इसे बनाया गया था। ठीक है, इसका भी नाम आपको याद रखना है, पूछा जाता है। जो FRI का मुख्य भवन है इसका जो बनना ये शुरू हुआ था, ये 1923 में बनना शुरू हुआ था। इसकी आधारशिला 1923 में रखी गई और मुख्य भवन का उद्घाटन 1929 में भारत के वायसरॉय इरविन के द्वारा किया गया। तो काफी महत्वपूर्ण है, ये कुछ वर्ष आपको याद करने हैं। ये सभी एक्स्ट्रा फैक्ट आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, 2 बातें और आपको यहां पर याद रखनी है। मैंने आपको बताया कि 1864 में भारत के अंदर वन विभाग बना। अगर आपसे पूछा जाता है कुमाऊं में वन विभाग कब बना,
कुमाऊं के अंदर वन विभाग 1868 में बना, ठीक है। गढ़वाल के अंदर वन विभाग 1869 में बना और टिहरी के अंदर वन विभाग 1885 में बना। ये चारों वर्ष आपको याद रखने हैं, ठीक है। चलिए, देहरादून के कुलागढ़ में वन अनुसंधानशाला की स्थापना कब करी गई थी? तो देहरादून के कुलागढ़ में वन अनुसंधानशाला, इसकी स्थापना 1929 में करी गई थी। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा। इसके अलावा देहरादून में एक संग्रहालय भी है जिसे हम कहते हैं देहरादून वन संग्रहालय। इसकी स्थापना 1914 में हुई थी और ये राज्य का सबसे पुराना वन संग्रहालय है, ठीक है, देहरादून का संग्रहालय। नेक्स्ट है हमारा, किस अभिलेख से यह ज्ञात होता है कि कुड़िंद लोग मौर्यों के अधीन थे? तो वो कौन सा अभिलेख है जिससे हमें ये पता चलता है जो कुड़िंद राजा थे ये मौर्यों के अधीन शासन करते थे? सही आंसर है ऑप्शन डी, जो कालसी अभिलेख है। देखिए, कालसी अभिलेख जो मौर्य सम्राट था अशोक, इसका अभिलेख है, ठीक है। और कहां से मिला है? कुड़िंदों के राज्य से ये मिला है, कालसी से मिला है। इसीलिए ये माना जाता है कि जो कुड़िंद थे ये अशोक के अधीन थे, यानी मौर्यों के अधीन थे, ठीक है। यह जो कालसी अभिलेख है कई बार तो यही पूछ लेता है कि किसका है, तो ये अशोक का है, ठीक है। और कब का है? तो ये 257 ईसा पूर्व का है। इसे भी आपको याद रखना है, ठीक है। और ये मिला कब था? ये मिला था 1860 में। देखिए, दोनों अलग अलग प्रश्न हैं। ये कब का है? अब आप बताएंगे 257 ईसा पूर्व का। और ये मिला कब? तब आप बताएंगे 1860 में जो फॉरेस्टर था उसके द्वारा इसकी खोज करी गई थी, ठीक है। फॉरेस्ट उसका नाम था, उसने इसकी खोज करी थी 1860 में। अगर हम कालसी अभिलेख की बात करें, इसके अंदर ब्राह्मी लिपि का इस्तेमाल किया गया है। और अगर हम भाषा की बात करें तो यहां पर प्राकृत भाषा का इस्तेमाल किया गया है, ठीक है। इसको आपको याद रखना है। कालसी को लेकर आपसे दो बातें और पूछी जाती हैं। पहली, कालसी का प्राचीन नाम क्या है? तो कालसी का प्राचीन नाम है कालकूट, ठीक है। ये कालसी का प्राचीन नाम है। और हुएनसांग जब आया था उसने कालसी को क्या बोला? तो हुएनसांग ने कालसी को शुद्ध नगर बोला। ये दोनों प्रश्न आपको याद रखने हैं, ये प्राचीन नाम और ये हुएनसांग ने कालसी के लिए कहा था, ठीक है। नेक्स्ट है, राजकुमारी ईश्वरा का अभिलेख कहां से मिला है? जो राजकुमारी ईश्वरा हैं इनका अभिलेख मिला है लाखा मंडल से। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। जो लाखा मंडल है ये इसे मूर्तियों का भंडार भी बोला जाता है, ठीक है। लाखा मंडल को मूर्तियों का भंडार भी कहते हैं। यमुना और रिखवाड़ नदी के तट पर स्थित है ये आपका लाखा मंडल, जहां से राजकुमारी ईश्वरा का अभिलेख मिला है। राजकुमारी ईश्वरा का संबंध यादव वंश था और इस अभिलेख के आधार पर यह कहा जाता है कि इस क्षेत्र में जो लाखा मंडल वाला इलाका है यहां पर प्राचीन काल में यादवों का शासन था। यह क्वेश्चन भी पेपर में बन जाता है, ठीक है। राजा विराट की राजधानी किस चोटी पर स्थित थी? जो पुलिंद राजा थे विराट, इनकी राजधानी आपकी कौन सी चोटी पर है? सही आंसर है चौरानी चोटी पर है। राजधानी का नाम था वैराटगढ़ी और कहां पर थी स्थित? ये देहरादून की चौरानी चोटी पर पूछी जाती है, आपको याद रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट है, योग की वैश्विक राजधानी किसे कहा जाता है? तो योग की वैश्विक राजधानी ये ऋषिकेश को बोला जाता है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर यहां पर हो जाएगा। ऋषिकेश की अगर हम बात करते हैं, ऋषिकेश किन नदियों के संगम पर है? तो ऋषिकेश आपके गंगा और चंद्रभागा नदियों के तट पर बसा हुआ है, ठीक है। इसको आपको याद करना है। ऋषिकेश को योग की वैश्विक राजधानी कहते हैं। इसके अलावा ऋषिकेश को संत नगरी और गंगा नगर के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, उत्तराखंड में साधुओं का शहर किसे बोला जाता है? तो उत्तराखंड के अंदर साधुओं का शहर ऋषिकेश को बोला जाता है। ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। और जो केंद्र सरकार है, केंद्र सरकार ने भारत के पहले जुड़वा राष्ट्रीय विरासत शहर का खिताब किस किस को दिया है? तो पहले जुड़वा राष्ट्रीय विरासत शहर कौन कौन बने हैं? एक है ऋषिकेश और दूसरा इनको दिया है, ठीक है। इन जुड़वाओं को दिया है हरिद्वार और ऋषिकेश, ठीक है। नेक्स्ट है, प्राचीन समय में निम्न में से किसे कुब्जामृग के नाम से जाना जाता था? देखिए, कुब्जामृग के नाम से ऋषिकेश को जाना जाता था। क्वेश्चन बनता है ऋषिकेश का प्राचीन नाम क्या है? तो कुब्जामृग इसका प्राचीन नाम है, ठीक है। जो केदारखंड है, स्कंद पुराण का भाग केदारखंड में ऋषिकेश को कुब्जामृग बोला गया है।
क्यों बोला गया है? क्योंकि इस क्षेत्र में उस समय आमों की जो बगीचा था उनकी अधिकता के कारण इसका नाम कुब्जा मृग पड़ा है। ठीक है, नेक्स्ट है ऋषिकेश नगर पालिका की स्थापना कब हुई थी? देखिए ऋषिकेश नगर पालिका ये आपके 1952 में बनी थी। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और 2017 में ऋषिकेश नगर पालिका को नगर निगम बना दिया गया। इसे भी आपको याद करना है। नगर पालिका पूछेगा तो 1952, नगर निगम पूछेगा तो 2017। ठीक है, ऋषिकेश को लेकर आपसे एक और चीज याद रखनी है जो पूछी जाती है। ऋषिकेश में ही आपका जो एम्स है, जो उत्तराखंड का एम्स है, वो ऋषिकेश में ही स्थित है। इसका बनना ये शुरू हुआ था 2004 में, बनकर तैयार हुआ था 2012 में और इसने काम करना शुरू करा 2014 में। इसे भी आपको याद करना है। ठीक है, ऋषिकेश का सबसे प्राचीन मंदिर कौन सा है? ऋषिकेश का सबसे प्राचीन मंदिर भरत मंदिर है। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर है। यह क्वेश्चन भी पेपर में पूछा गया है कि ऋषिकेश का सबसे प्राचीन मंदिर कौन सा है, तो वो है भरत मंदिर। ठीक है, ऋषिकेश एकमात्र ऐसी जगह है जहां पर जो चारों भाई थे, राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न, चारों के मंदिर हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, कहां देखने को मिलते हैं? भरत आपके ऋषिकेश के अंदर। ठीक है, यह ऋषिकेश का सबसे प्राचीन मंदिर है। और क्वेश्चन बनता है कि भरत मंदिर का जो प्रांगण है, जो यहाँ का आंगन है, यहाँ पर खुदाई कार्य किस वर्ष में किया गया था? तो यहाँ पर खुदाई का काम 1982 में करा गया था। ठीक है, जो पुरातत्व विभाग है उनके द्वारा। चलिए, निम्न में से कौन सा मेला भेड़ पालकों से संबंधित है? तो भेड़ पालकों से संबंधित कौन सा मेला है? राइट आंसर है नुणाई मेला। ठीक है, नुणाई मेला जो है ये आपके जौनसार भाबर का जो क्षेत्र है वहां पर लगता है और ये मुख्यतः भेड़ पालकों या जो पशु चारक है उनका ये प्रमुख मेला है। ठीक है, देहरादून के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट मेले लगते हैं, जैसे हनोल मेला, ये भी देहरादून में लगता है। आप सभी जानते हैं देहरादून में जौनसारी जनजाति का निवास है, काफी मात्रा में वो रहते हैं। जौनसारियों का सबसे बड़ा तीर्थ स्थल है हनौल। ठीक है, ये भी आपको पूछा जाता है किसका सबसे बड़ा तीर्थ स्थल है? हनौल, जौनसारियों का। और ये किनको समर्पित है? महासू देवता को समर्पित है। तो क्वेश्चन बनता है महासू देवता का प्रमुख तीर्थ स्थल कौन सा है? हनौल है, जो कि जौनसारी जनजाति से संबंधित है। तो यहीं पर हनौल मेला लगता है। भद्रराज मेला ये भी आपके देहरादून में लगता है। टपकेश्वर मेला ये आपके देहरादून के टपकेश्वर महादेव मंदिर में लगता है। ये क्वेश्चन पेपर में बना है कि टपकेश्वर महादेव मंदिर किस जनपद में है? तो ये आपके देहरादून में है। ठीक है, इनके अलावा अगर हम अन्य मेलों की बात करें तो आपका जखोली मेला, ठीक है, ये भी देहरादून में लगता है। देखिए, जाख मेला ये रुद्रप्रयाग में लगता है, लेकिन जखोली मेला ये देहरादून में लगता है। इसके अलावा गनियात मेला, कुआनू मेला जो दीपावली के अवसर पे लगता है चक्राता में, वो भी देहरादून में लगता है। ठीक है, नेक्स्ट है देहरादून को सुविस्तृत गांव की संख्या किसने दी थी? देखिए, देहरादून को सुविस्तृत गांव की संख्या रैपर के द्वारा दी गई थी। रैपर एक अंग्रेज अधिकारी था जो 1808 के दौरान और 1811 तक, इसके दौरान इसने गढ़वाल का सर्वेक्षण किया था। तो इसी दौरान इसने देहरादून को सुविस्तृत गांव की संख्या दी थी। ठीक है, इसे आपसे पूछा जाता है। दरअसल अंग्रेज और देहरादून को लेकर आपसे 2-3 प्रश्न और पूछे जाते हैं। हम सभी जानते हैं कि यहां पर उस समय गोरखाओं का शासन था। गोरखाओं को यहां से हटाने के लिए सुदर्शन शाह ने किससे मदद मांगी थी? जो समय वायसरॉय था, हेस्टिंग से। ठीक है, जो अंग्रेजी सेना थी, जब हेस्टिंग ने सेना को भेजा, वो किस दर्रे के माध्यम से देहरादून आई थी? ये क्वेश्चन पेपर में बन सकता है। तो मोहंड दर्रा, ठीक है, मोहंड दर्रे के माध्यम से अंग्रेजी सेना, मोहंड दर्रा और तिमली दर्रा, इनके माध्यम से जो ब्रिटिश सेना थी वो देहरादून के अंदर आई थी। देहरादून के अंदर एक प्रसिद्ध युद्ध भी होता है 1814 में ही, जिसे हम नाला पानी का युद्ध कहते हैं। ठीक है, तो नाला पानी का युद्ध या जिसे हम खलंगा का युद्ध भी कहते हैं, किस किस के बीच हुआ था? तो एक अंग्रेज जिसके नाम जिलेस्पी था, जनरल जिलेस्पी जो अधिकारी था, और दूसरी तरफ था गोरखा जिसका नाम था बलभद्र सिंह थापा। इन दोनों को आपको याद करना है। जो अंग्रेज अधिकारी था जनरल जिलेस्पी, वो यहां पर मारा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन बनता है खलंगा के युद्ध में कौन सा अंग्रेज अधिकारी का निधन हो गया था या वो मारा गया था? जनरल जिलेस्पी। ठीक है, नेक्स्ट है देहरादून रेलवे स्टेशन की स्थापना कब करी गई थी?
जो देहरादून रेलवे स्टेशन है इसकी स्थापना सन 1900 में करी गई। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा। यही प्रश्न आपसे एक अलग तरीके से पूछा जाता है कि हरिद्वार और देहरादून को किस वर्ष जोड़ा गया था रेल लाइन के माध्यम से। ठीक है, हरिद्वार और देहरादून को जोड़ा गया था 1900 में ही। ठीक है, देहरादून रेलवे स्टेशन की स्थापना भी 1900 में होती है। ठीक है, अगर आपसे क्वेश्चन बन जाए देहरादून रेल के ऊपर डाक टिकट कब जारी हुआ, 1900 में स्टेशन बना है, इसके ठीक 100 साल के बाद देहरादून रेल पर एक डाक टिकट जारी हो जाता है। इसे भी आपको याद करना है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको पूछा जाता है। रेल स्टेशन के अलावा देहरादून में एक एयरपोर्ट भी है जिसे हम जॉली ग्रांट हवाई अड्डा कहते हैं। क्वेश्चन बन सकता है आपसे, जो देहरादून में जॉली ग्रांट हवाई अड्डा है इसका नाम अब किसके नाम पर रखा जाएगा, यह रखा गया है अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर। ठीक है, चलिए, देहरादून स्थित ढालीपुर परियोजना किस नदी पर बनी है? देखिए, ढालीपुर परियोजना ये देहरादून में है और ये बनी है यमुना नदी पर। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर यहां पर हो जाएगा। और कौन कौन सी परियोजनाएं हैं जो यमुना नदी पर हैं और देहरादून में हैं? दो इंपॉर्टेंट नदियां हैं देहरादून की, एक है यमुना और एक है टोंस। इन दोनों के ऊपर कुछ इंपॉर्टेंट परियोजनाएं हैं जो पेपर में पूछी जाती हैं, जैसे ढालीपुर परियोजना यमुना नदी के ऊपर है। इसके अलावा जो खोदरी परियोजना है ये भी यमुना नदी के ऊपर है। ठीक है, ढकरानी परियोजना ये भी यमुना नदी के ऊपर है और कुल्हाल परियोजना ये भी आपके यमुना नदी के ऊपर बनी हुई है। ठीक है, इसके अलावा एक और है लखवाड़ बांध परियोजना। ठीक है, ये भी किसके ऊपर है? यमुना नदी के ऊपर है। लखवाड़ को लेकर आपसे एक क्वेश्चन और बनता है कि लखवाड़ परियोजना को जो केंद्र सरकार है उसके द्वारा यहां पर राष्ट्रीय परियोजना कब घोषित किया गया? तो लखवाड़ परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना 2008 में घोषित किया गया था। ठीक है, ये कुछ परियोजनाएं जो यमुना नदी पर हैं। अब कुछ परियोजनाएं देखते हैं जो टोंस नदी पर हैं। जैसे आपको क्वेश्चन बनता है छिबरो बांध परियोजना किस नदी पर है? टोंस नदी पर है। ठीक है, किसौ बांध किस नदी पर है? टोंस नदी पर है। इसके अलावा इचारी डैम ये भी किस नदी पर है? ये भी आपके टोंस नदी पर है। जो ये किसौ बांध है इसको लेकर क्वेश्चन अगर आपसे बन जाए कि इसको राष्ट्रीय परियोजना कब घोषित किया गया, तो किसौ बांध को 2016 में घोषित किया गया। ये कुछ इंपॉर्टेंट वर्ष जो आपको याद करने हैं। ठीक है, और परियोजनाएं। उरेडा की स्थापना कब हुई थी? देखिए, उरेडा की स्थापना होती है सन 2001 में। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होगा। उरेडा की अगर हम बात करते हैं, इसकी फुल फॉर्म आपसे पूछी जा सकती है। उरेडा की फुल फॉर्म होती है उत्तराखंड रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी। ये इसका पूरा नाम है। कब बना? जुलाई 2001 में ये बना। जब उरेडा बना था उस समय ये आपके अल्मोड़ा में था। वर्तमान में उरेडा का अगर आपसे हेडक्वार्टर पूछा जाता है तो देहरादून आप इसका आंसर करेंगे। ठीक है, इसे आपको याद करना है, पूछा जाता है। हमने उरेडा का फुल फॉर्म देखा इंग्लिश में। अगर हिंदी में आ जाए क्वेश्चन, उत्तराखंड अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण इसे बोला जाता है। ठीक है, इसे भी आपको याद रखना है। जो उरेडा होता है 2 मेगावाट तक की जो जल विद्युत परियोजनाएं हैं उनका निर्माण ये कर सकता है। इसके अलावा जो आपकी स्ट्रीट लाइट वगैरह होती हैं, सोलर लालटेन होती हैं, दूर दराज गांवों तक उनको पहुंचाने का और उनको मेंटेन करने का काम उरेडा करता है। कितने मेगावाट तक? 2 मेगावाट तक। देहरादून के अंदर आपका स्थित है पिटकुल। पिटकुल को लेकर भी क्वेश्चन बनता है। जो पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन ऑफ उत्तराखंड लिमिटेड है, पिटकुल की स्थापना होती है 2004 में। ठीक है, ये भी आपके देहरादून में स्थित है। पिटकुल के साथ साथ जो आपका यूपीसीएल है ये भी आपके देहरादून में है और यूपीसीएल की स्थापना भी 2001 में होती है। ये कुछ इंपॉर्टेंट है जो आपको याद करने हैं। ठीक है, देहरादून में आरबीआई की शाखा कब स्थापित करी गई थी? प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है और ढेरों बार हम इसे कवर कर चुके हैं। देहरादून के अंदर आरबीआई की शाखा आपके जून 2006 में स्थापित करी गई थी। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, 30 जून 2006 को। श्री गुरु राम राय एजुकेशन मिशन की स्थापना किसने करी थी? देखिए, जो श्री गुरु राम राय एजुकेशन मिशन है ये देहरादून में स्थापित है। 1950 कहीं कहीं पर 52 भी आपको देखने को मिलता है, तो दोनों आपको याद करने हैं। इसकी स्थापना करी गई थी और किसने करी थी इसकी स्थापना? इसकी स्थापना महंत इंद्रेश चरण दास के द्वारा करी गई थी। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर यहां पर हो जाएगा।
अगर हम अदर ऑप्शंस की यहां पर बात करते हैं, ठाकुर पूर्ण सिंह नेगी, इन्होंने 1902 में डीएवी कॉलेज की स्थापना यहां पर करी थी। ठीक है। सीआर दास की बात करें तो इन्होंने दून स्कूल, जो कि एशिया का पहला पंजीकृत स्कूल है, उसकी स्थापना करी थी 1935 के अंदर। ठीक है। और अगर हम बात करें, एक और स्थापना हुई थी 1902 में, जिसका नाम है महादेवी कन्या पाठशाला। यह क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है कि 1902 में महादेवी कन्या पाठशाला की स्थापना किसने करी थी? तो महादेवी भटनागर ने करी थी। ठीक है, उनका नाम भी आपको याद करना है। नेक्स्ट है, गढ़वाली समाचार पत्र का प्रकाशन कब शुरू हुआ था? जो गढ़वाली समाचार पत्र था, ये आपके देहरादून से आता था। जो गढ़वाल यूनियन थी, उसके द्वारा इसे निकाला गया था। गढ़वाल यूनियन की स्थापना 1901 में होती है और इस यूनियन के द्वारा 1905 में गढ़वाली समाचार पत्र निकाला गया था। ठीक है। देहरादून से एक और इंपॉर्टेंट समाचार पत्र था जिसका नाम था अभय पत्रिका। ठीक है, ये कहां से आती थी? ये भी देहरादून से आती थी। 1922 में शुरू हुई और जो स्वामी विचारानंद सरस्वती थे, उनके द्वारा इसे शुरू किया गया था। तो ये क्वेश्चन भी पेपर में बन जाता है। ठीक है, आपको याद रखना है। चलिए, देहरादून में विनोबा ग्रामोद्योग संघ की स्थापना कब की गई थी? जो विनोबा ग्रामोद्योग संघ है, ये आपके देहरादून में है और इसे 1954 में शक्ति नारायण शर्मा के द्वारा स्थापित किया गया था। ठीक है। निम्न में से क्या देहरादून में स्थित है? तो देखिए, इनमें से क्या देहरादून में है? इंदिरा गांधी फॉरेस्ट वन एकेडमी, ये देहरादून में है। ठीक है, इसकी स्थापना 1938 में होती है इंडियन फॉरेस्ट स्कूल के नाम से, लेकिन 1987 में इसे ये नाम, वर्तमान नाम दे दिया जाता है। ठीक है, तो स्थापना आपको 1987 याद करनी है, मूल स्थापना पूछेगा तो 1938। ठीक है। वाड़िया संस्थान, ये भी देहरादून में है। वाड़िया संस्थान आपके 1968 में बना था। कब इसकी स्थापना होती है वाड़िया संस्थान की? 1968। और 1976 में इसे देहरादून लाया गया। 1968 में जब ये बना तो ये दिल्ली में था। 1976 से ये देहरादून में है, तो ये भी देहरादून में है। एक पिकनिक स्पॉट यहाँ पर, इसको करेक्ट करना, इसका यहाँ पर होगा रामतल गार्डन। ठीक है, एक पिकनिक स्पॉट है रामतल गार्डन, ये भी आपके देहरादून में है। ठीक है, इसको यहाँ पर थोड़ा सा करेक्ट करना। ठीक है, तो ये सभी चीजें आपकी कहाँ हैं? देहरादून के अंदर स्थित हैं। पूछी आपसे जाती हैं, आपको याद रखनी है। ठीक है। इन संस्थानों के अलावा अगर हम अन्य संस्थानों की बात करें जो देहरादून के अंदर स्थित हैं, जैसे आप जानते हैं भारतीय सर्वेक्षण विभाग, ये भी देहरादून में है। 1767 में बना था। कोलकाता में 1942 में इसे देहरादून लाया गया। इसके अलावा जो अंतरिक्ष उपयोग केंद्र है यूसैक, ये भी कहाँ है? आपके देहरादून में है, जिसकी स्थापना 2005 में हुई थी। ठीक है। इसके अलावा जो IIRS है, भारतीय सुदूर संवेदी संस्थान, ये भी आपके देहरादून में है। 1966 में बना था। ये कुछ इंपॉर्टेंट संस्थान जो आपको याद करने हैं। उत्तराखंड राज्य जैव विविधता बोर्ड का गठन कब हुआ था? तो उत्तराखंड राज्य जैव विविधता बोर्ड, इसका गठन किया गया था सन 2006 में। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर यहां पर हो जाएगा। 2006 में एक और चीज देहरादून में बनाई गई जो इंपॉर्टेंट है, पूछी गई है पेपर के अंदर, दून पुस्तकालय एवं शोध केंद्र, ये कब बना था? तो दून पुस्तकालय एवं शोध केंद्र, इसकी स्थापना भी 2006 में हुई थी। इसको भी आपको याद रखना है। ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट और है यहां पर जो आपको याद करने हैं देहरादून के साथ, वो आपसे पेपर में पूछे जाते हैं। जैसे जो राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड है, ये कहां है? तो राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड, ये भी आपके देहरादून में है। 1984 में बना था। ठीक है। जो उत्तराखंड फिल्म विकास परिषद है, इसका भी कार्यालय कहां पर है? देहरादून में है। ठीक है। जो ये बना था कार्यालय, फिल्म विकास परिषद का कार्यालय 2016 में बना था। ठीक है, ये आपको याद करना है। महात्मा गांधी शताब्दी नेत्र केंद्र, ये कहाँ है? ये भी देहरादून में है। 1943 में बना था। ठीक है, ये आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए, देहरादून में डाक विभाग द्वारा पहला एटीएम कब स्थापित किया गया था? तो डाक विभाग ने अपना पहला एटीएम देहरादून में स्थापित किया था 2015 में। ठीक है, इसे आपको याद रखना है। निम्न में से क्या सुमेलित नहीं है? देखिए, इनमें से कौन सा है जो सुमेलित नहीं है? भारतीय सुदूर संवेदी संस्थान क्या 1966 में बना? बिल्कुल सही। मसूरी वन्यजीव विहार क्या 1993 में बना? बिल्कुल सही। देहरादून में खेल एकेडमी क्या 2003 में बनी? ये
2001 में बनी थी। ठीक है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। ठीक है, देहरादून घंटाघर का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था? जो देहरादून घंटाघर है इसका जो उद्घाटन हुआ था ये 1953 में हुआ था और किसने किया था? लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा किया गया था। ठीक है, अगर हम इस घंटेघर की बात करते हैं, देहरादून घंटाघर इसकी नींव रखी गई थी 1948 में। किसने रखी थी? उस समय की जो संयुक्त प्रांत की राज्यपाल थी सरोजनी नायडू। ठीक है, उन्होंने इसकी नींव रखी 1948 में। जो देहरादून का घंटाघर है इसका वास्तविक नाम क्या है? तो इसको बलवीर टावर के नाम से जाना जाता है, इसे भी आपको याद रखना है। ठीक है, 1948 में नींव रखती है नायडू और उद्घाटन करते हैं लाल बहादुर शास्त्री 1953 में। हिमालयन इंस्टीट्यूट हॉस्पिटल ट्रस्ट की स्थापना कब हुई थी? जो हिमालयन इंस्टीट्यूट हॉस्पिटल ट्रस्ट है ये आपके देहरादून में है, जौलीग्रांट में स्थित है और इसकी स्थापना 1989 में करी गई थी। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा। स्वामी राम के द्वारा इसे स्थापित किया गया और 2007 में इसको विश्वविद्यालय का दर्जा दे दिया गया। ठीक है, रॉबर्स गुफाएं कहाँ स्थित हैं? रॉबर्स गुफाएं या चोरों की गुफाएं कहाँ स्थित हैं? तो ये आपके गुचुपानी देहरादून के अंदर स्थित हैं। ये भी प्रीवियस ईयर है, क्वेश्चन है कि चोरों की गुफाएं ये रॉबर्स गुफाएं कहाँ स्थित हैं? तो ये आपके देहरादून में है, आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट है हाड़ी जलप्रपात कहाँ स्थित है? जो हाड़ी जलप्रपात है ये आपके देहरादून में है। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर यहां पर हो जाएगा। अगर हम अन्य जलप्रपात और तालों की बात करें जो देहरादून के अंदर हैं, जैसे चंदबाड़ी ताल देहरादून में है, कांसरो ताल, टाइगर फॉल, टाइगर जलप्रपात दोनों एक ही हैं, देहरादून में है, मुईगाड़ फॉल, ठीक है, किमोना फॉल जलप्रपात, शिखर फॉल, मासी फॉल, पटना जलप्रपात, ये सारे के सारे आपके देहरादून में हैं। ठीक है, उत्तराखंड राज्य लोक सेवा अधिकरण का गठन कब हुआ था? देखिए, उत्तराखंड राज्य लोक सेवा अधिकरण की यहां पर बात हो रही है, लोक सेवा आयोग की बात नहीं हो रही है। जो राज्य लोक सेवा आयोग है ये 2001 में बना था और ये आपके हरिद्वार में है, हरिद्वार वाले जनपद में हम पढ़ चुके हैं। हम बात कर रहे हैं उत्तराखंड राज्य लोक सेवा अधिकरण की, ये आपके 2004 में बना था। ठीक है, इसका गठन नैनीताल में हुआ था। जब ये लोक सेवा अधिकरण बना था 2004 में तो ये आपके नैनीताल में था। 2013 के अंदर इसे नैनीताल से निकालकर देहरादून में लाया गया है, तो इसको भी आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट है देहरादून के रायपुर में ऑर्डिनेंस फैक्ट्री की स्थापना कब की गई थी? तो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री ये देहरादून के रायपुर में है और इसे 1943 में स्थापित करा गया था। ठीक है, नेक्स्ट है देहरादून में महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज की स्थापना कब की गई थी? तो महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज ये आपके देहरादून में है और इसे 1993 में बनाया गया था, इसे भी आपको याद रखना है। ठीक है, और नेक्स्ट है हमारा निम्न में से क्या देहरादून में स्थित है? तो इनमें से क्या है जो देहरादून में है, ऐसा क्वेश्चन आपसे बनते हैं। देखिए, जो हाथी कुंड है आपका, ये हाथी कुंड आपके पौड़ी में है। ठीक है, कई बार हम देख चुके हैं। जो हाथी गुफा और हाथी पर्वत ये दोनों आपके चमोली में हैं। ठीक है, जो हथनी कुंड है ये आपके देहरादून के चक्राता में स्थित हैं। तो एग्जैक्ट लोकेशन पूछेगा, हथनी कुंड ये चक्राता देहरादून में आता है, ये पौड़ी में है, ये चमोली में है। हाथी गुफा के साथ साथ अगर आपसे हाथी पर्वत भी पूछेगा तो वो भी आपके चमोली जनपद में पड़ती है। ठीक है, तो इसको आपको याद करना है। कहाँ पर है हथनी कुंड? ये आपके चक्राता में है। चक्राता को लेकर आपसे 2-3 क्वेश्चन बनते हैं। एक क्वेश्चन तो हमने ऊपर देखा कि चक्राता जो है, जो विधानसभा सीट है वो एसटी के लिए रिजर्व्ड सीट है। दूसरा, चक्राता की स्थापना करने का जो श्रेय जाता है वो किसको जाता है? तो एक कर्नल था जिसका नाम था कर्नल यूम। कर्नल यूम को चक्राता की स्थापना करने का श्रेय यहां पर जाता है। ठीक है, चक्राता की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो चिलमरी नेक इसकी सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, कैराना पहाड़ी राज्य के अंदर कहाँ स्थित है? तो ये भी आपके चक्राता में स्थित है। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो चक्राता को लेकर आपसे पूछे जाते हैं, इनको आपको याद करना है। चक्राता छावनी पूछी जाती है। चक्राता छावनी आपकी 1866 में बनी थी। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न जो आपको याद करने हैं।
तो फ्रेंड्स ये था हमारा उत्तराखंड जो जीके एमसीक्यू सीरीज है हमारी, जिसमें हम पूरे टॉपिक वाइज जीके के यहाँ पर कवर कर रहे हैं पूरे उत्तराखंड जीके को। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें। क्लास आपको कैसे लगी, वीडियो आपको कैसे लगी, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और वीडियो अगर आपको पसंद आई है, ठीक है, अगर आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें। कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा और अपने दोस्तों के साथ भी वीडियो को शेयर ज़रूर करें। आपका यहाँ पर स्कोर कितना रहा कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। थैंक यू फ्रेंड्स।